नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपके एचपी पुलिस मॉक टेस्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है आपका हिंदी में आपका 2 रहेगा। इससे पहले हमने आपका पहला मॉक टेस्ट अपलोडेड कर दिया है। इसका टारगेटेड क्या है आपका 20 में से 20 आपके जो नंबर आने वाले हैं ना उसको चेक करना है कि आप कितने ले पा रहे हैं। तो आपने ना मेरे साथ क्या करना है 20/20 का साथ-साथ में ट्राई भी करना है, साथ-साथ में आपने जितना भी पढ़ा है ना उन सभी का कंसेप्ट भी आपने क्या करना है साथ-साथ में मुझसे चेक करना है। यानी कि एक प्रकार का क्या रहेगी आपकी रिवीजन क्लास है, नॉट अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, साथ साथ में थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। जो भी उसके अराउंडिंग जो भी चीज़ें घूम रही होंगी ना एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। ठीक है जी। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ना पहला क्वेश्चन आता है ना, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये ना हमें से हिंदी में क्या होता है ना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। भले ही ये टॉपिक हमारे हिंदी में ना होना, फिर भी एज अ सबसे पहले हिंदी के अंदर है ना यही पढ़ते हैं कि हिंदी है क्या, हिंदी लैंग्वेज क्या होती है। तो इसके अंदर हमें ना पता भी होना चाहिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए देवनागरी है। हिंदी भाषा जो है ना आपकी, अगर मैं बोलूँगा कि भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं जितनी भी हमें मिलती है ना, भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं है ना उनकी लिपि क्या है। तो वो उन सभी की लिपियाँ जो रहेंगी ना वो कहाँ से निकली हुई मानी जाती हैं, तो वो हम मानते हैं उन्हें कि वो ब्राही लिपि से क्या होती हैं, निकली हुई मानी जाती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हम ना जो मेनली जो लिपियों के बारे में पढ़ते हैं ना तो वो दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्राही लिपि। अब ब्राही लिपि को ना आगे हमें क्या करना पड़ता है, आगे तोड़ते हैं इसको। आगे कई पार्ट्स में ये क्या हो जाती है, टूटते टूटते हमारे पास आती है एक आती है शारदा लिपि और एक आती है हमारे पास नागरी लिपि। ठीक है, शारदा लिपि को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं गुरुमुखी लिपि, यानी कि हमारे जो पंजाबी जो लिखी जाती है ना वो है आपकी गुरुमुखी में। यानी कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है ना गुरुमुखी लिपि है। इसके जनक जो थे ना गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। दूसरी हम पढ़ते हैं शारदा लिपि के ही एज अ विकसित हुआ रूप, वो है हमारे टांकरी। हमसे पूछता है ना कि पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है, जैसे अभी हम पहाड़ी हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम पूछेंगे कि पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है, तो हम क्या बताएंगे वहाँ पे कि टांकरी भाषा है। इसके अलावा ना यहाँ पे हमारे पास आती है कश्मीरी। ठीक है, तो कश्मीरी भी हमारे पास जो कश्मीर के एरिया में जो बोली जाती है ना तो वो आती है आपकी यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर बना ना तो वो क्या बनता है इसका, 14 सितंबर 1949 को क्या है हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके अराउंड ना क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अल्प प्राण वर्ण होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु, जिनके उच्चारण करने में या बोलने में क्या होता है ना आपकी कम वायु प्रयोग में लाई जाती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से होंगे आपके, पहला और तीसरा वर्ण क्या होते हैं हमारे पास, अल्प प्राण कहला जाता है। तो इसमें मुझे पहला दिख रहा है और मुझे ये तीसरा दिख रहा है, क और आपका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल जो किस प्रकार की ध्वनि होती है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जो ल के उच्चारण करने में क्या होता है, जब जीवा मध्य भाग में आकर क्या होता है दोनों तरफ क्या बना लेता है, पाशर बना लेता है। तो वहां पे क्या होता है आपका प्रयत्न के आधार पर आपका पार्श्विक वर्ण कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ क्या बनाता है, पार्श्व बनाता है, जिसका आंसर से क्या बोलेंगे, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान है। एक हमने और भी पढ़ा था लुंठित वर्ण क्या होता है। तो लुंठित वर्ण होता है ना जब झटके के द्वारा जिनका उच्चारण होता है, तो वो होता है र होता है। एक और इम्पोर्टेंट वर्ण होता है वो है आपका शहीद वर्ण। शहीद वर्ण क्या होता है आपका, अ को क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शब्द से आपने क्या बनाना है, विशेषण बनेगा। तो ये जो मानव शब्द से हमें क्या बनाना है, विशेषण बनाना है, तो वो कौन सा बनेगा, तो ये मानवीकरण नहीं बनता है। मानवता तो आपका संज्ञा होता है ना, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में बन जाएगा। मनुष्य तो वैसे भी आपका किस में है, आपका ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जो मानवीय है ना ये होता है हमारे पास क्या, विशेषण बनेगा। मानव से ध्यान रखेंगे कि मानव से अगर मुझे विशेषण बनाना होगा तो वो क्या बनेगा, आपका मानवीय बनेगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है जो सर्वनाम से बना हुआ है, तो मुझे ना इसमें ढूंढना है कि जो सर्वनाम से क्या बना होगा, आपका विशेषण बना होगा। यानी कि सर्वनाम से विशेषण। अब मैंने आपको बताया था कि वह तो हमारे पास सर्वनाम है ना, और सर्वनाम के अंदर क्या होता है, आपका निश्चय वाचक सर्वनाम है। हमने निश्चय वाचक सर्वनाम में पढ़े थे यह तथा वह।
ये दो ही होते हैं। निश्चय सर्वनाम वाचक कितने होते हैं ना, संख्या कितनी होती है, यानी कि दो होती है। अब कोई भी हमने पढ़ा था ना, ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम में पढ़ा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था। और ये भी कितने होते हैं, दो ही होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कोई और एक होता है कुछ। अब कोई और कुछ, ठीक है जी। अब ना मैं भी हमने पढ़ा था कि मैं क्या होता है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके आगे तीन भेद पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और आपका अन्य। कभी भी प्रथम नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम पुरुष जैसी कोई चीज नहीं होती है हिंदी में। तो क्या पढ़ते हैं हम आपका, उत्तम, मध्यम तथा अन्य। तो हम ना कई बार इंग्लिश में क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आते हैं ना इंग्लिश के अंदर, तो फर्स्ट से हम क्या बना देते हैं, आपका प्रथम बना देते हैं। बट हिंदी में ना कभी भी आपका प्रथम जैसा चीज नहीं होती है। वहां पे हमें क्या मिलेगा, आपका उत्तम पुरुष मिलेगा। तो यही सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। अब ये है क्या, वैसे उत्तम पुरुष है जहाँ पे आपका वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। जब बोलने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका प्रथम, सॉरी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो नहीं आता है ना, वो है आपका तेरा। तेरा इसमें नहीं होता है, हमने पढ़ा भी नहीं है ये वाला आपका। तो जो राइट आंसर बनाना है इसका, तो वो क्या बना आपका, तेरा बना। ठीक है जी, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण बताना है। गुण का मतलब होता है क्वालिटी बताने वाले शब्द। अब ना ये जो पांच लिखा है ना, ये तो संख्या है, ये संख्यावाची है। यानी कि लड़के कितने हैं, संख्या में पांच हैं। हाथी कितने हैं, 10 हैं, तो ये भी संख्या है। फूल कैसा है, लाल है। तो ये जो लाल, पीला, हरा, ये जितने भी हमें रंग जैसे दे रखे होते हैं ना, ये एक कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहे होते हैं, गुणवाचक बता रहे होते हैं। बड़ा, छोटा, ऊंचा, नाटा, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं। किसी न किसी शब्द की क्या करेंगे, विशेषता ही बताएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब ना मैंने स्पेशली हाईलाइटेड करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको याद ही रखना है आपने, कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये होता है एक ऐसा वर्ण है जो आपका दंत से भी बोला जाता है और आपका औष्ठ से भी बोला जाता है। दंत से भी बोला जाता है और औष्ठ से भी बोला जाता है, जिस कारण से इसे क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है। एक होता है व, इसके उच्चारण करने में ना और इसके उच्चारण करने में ना दिन रात का अंतर है। अगर मुझे ब बोलना होगा ना, ये वाला ब, तो मतलब क्या है, मुझे सीधा ओठ से बोलना है। जब आपके होंठ आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ब, क्या बोलेंगे आप, ब बोलेंगे। किंतु जैसे आप ना इसका उच्चारण करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, व। यानी कि आप ट्राई करेंगे ना, जो आपकी जीवा है ना, निचले वाले दंत से क्या होगी, आपकी टकराने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। तब आपका इसका उच्चारण होता है। साथ में होंठ भी जुड़ते हैं, व। ठीक है, इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर बनाना, तो वो बना आपका दंतोष्ठ। अच्छा, ये वाला जो ए होती है ना, छोटी ए, अगर आपसे पूछ लेंगे ना इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ना, तो कोई लर्न नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना है किसी ने भी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्हें याद कैसे रखना है। मैंने बोला था कि ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। एक होता है अ या आ में, जब अ या आ में हम क्या जोड़ देंगे, आपका ई या फिर बड़ी ई जोड़ देते हैं ना, तब आपका ए बनती है। अब जब ए बनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाले वर्ण में हमने पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि ये कंठ से उच्चारित होता है, और मैंने एक आपको वर्ड बताया था, ईश यज्ञ। ईश यज्ञ तालु से उच्चारित होता है। कहाँ से, तालु से। मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताई थी, ऐसा माध्यम बताया था कि आपने याद कैसे रखने हैं, ईश यज्ञ। तो ईश यज्ञ में क्या आती है, ई आती है ना, तो ईश यज्ञ तालु से। तो आपका क्या बनेगा, कंठ तालु बनेगा। तो ये किसके लिए था, ए के लिए था। तो बाकी के जितने भी हमने पढ़े थे ना, तो एज अ लॉजिकली पढ़े हैं, कि चीजें कभी भी आपको रटने ना पड़े, तो ऐसे ही आपने चीजें पढ़नी है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो तरुण क्या होता है, तरुण होता है यानी कि युवा। ठीक है, युवा को बोलते हैं, यानी कि जो नौजवान होता है ना, उनको बोलते हैं तरुण। तो इसका जो विपरीत शब्द बन जाएगा ना, वो तो बन जाएगा आपका वृद्ध। तो ये ध्यान रखेंगे। तो तरुण इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आता है एग्जाम में ये वाला, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। अब मुझे आपने बताना है कि ज्ञ वर्ण कौन से दो वर्णों से मिलकर बना है। हमसे कई बार पूछते हैं कि श किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो हमें पता होना चाहिए, क धन षटकोण वाले श से बना है। हमें पता होना चाहिए त्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है, त धन आपका र से मिलकर बना है। हमें पता होना चाहिए कि आपका जो श्र है किन दो मिलकर वर्णों से मिलकर बना है, तो श धन आपका र से मिलकर बना है। वैसे आपका जो ज्ञ है ना, तो ये भी वैसे ही बना है। तो ये बना है आपका ज धन य से। उच्चारण स्थान अगर पूछेंगे ना इसका, तो तालु होता है। मैंने तालु में बोला था ईश यज्ञ याद रखने के लिए, ईश यज्ञ। तो ज्ञ किस में आता है, ईश यज्ञ में आता है ना, तो तालु से उच्चारित होता है।
और वैसे भी अगर हम देखेंगे ना तो च छ ज ज ञ ये तालु से उच्चारित होते हैं। पूरा का पूरा आपका जो च वर्ग है ना, ये पूरा का पूरा आपका किस में उच्चारित होता है? आपका तालु से उच्चारित होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में मैंने बोला ना कि कभी कभी हमसे ना उपसर्ग के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना इस तरीके का बनेगा कि संस्कार शब्द में ना किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसका ना एक प्रकार के संधि विच्छेद भी होती है, सम धन कार। सम धन कार करेंगे ना तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? संस्कार मिलेगा। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे क्या मिलेगा? हमें सम मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो है डी। कौन सा शब्द बहुवचन होता है? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं ना जो आपके एक वचन में तथा बहुवचन में क्या हो जाते हैं? आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो चेंजेस नहीं होते हैं। प्राण एक वचन में भी होता है तथा बहुवचन में भी प्रयोग हो जाता है। प्राण का प्राण ही रहता है, प्राणों जैसा कुछ भी नहीं होता है हिंदी में स्पेशली। बाकी सभी का बन जाएगा, लड़का का क्या बनेंगे? लड़के बन जाएंगे। किताब, किताब से क्या बनेंगे? किताबें बनेंगे। माता से क्या बनेंगी? माताएं बन जाएगा। यानी कि इन सभी का बहुवचन संभव है, प्राण का कभी भी संभव नहीं होगा, वो गलत होता है। अगला है अंतेवासी। यानी कि अंतेवासी अनेक शब्दों के लिए ना एक शब्द बताना था कि अंतेवासी कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसके लिए आता है अंतेवासी। तो मैंने बोला कि अन्य स्थान पर रहने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे? कि अंतेवासी बोलते हैं? नहीं, अंत तक रहने वाला नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आता है ना, जो गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है ना, उसके लिए एक शब्द क्या आता है? आपका अंतेवासी आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो गुरु के समीप रहता है ना उसे हम क्या बोलेंगे? अंतेवासी बोलते हैं एक शब्द के अंदर। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? आपका असाध्य आएगा। तो ये आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? असाध्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक का विलोम शब्द होगा। अब ना थोक का एक ही है, इसमें से कोई भी नहीं बनेगा आपका। तो सीधा ये आंसर लगाना है अपने, परचून होता है, ये ध्यान में रखना है। ये विलोम तथा आपके जितने भी शब्द रहते हैं ना उल्टे, ये सारे के सारे आपने क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ठीक है जी। इनकी एज अ पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथ में ही आपके। ठीक है, तो आपने वहाँ पे आपने चेक कर लेनी है साथ में। दक्षिण का विलोम शब्द आपने बताना है कि दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा। अब ना दक्षिण में ना यहाँ पे तो दे रखा है ना, दक्षिण में अगर ना उत्तर दे रखा होता तो मेरा उत्तर आंसर होता, किंतु इसमें देखेंगे ना ऑप्शन में तो कहीं भी उत्तर नहीं दे रखा है। बट दक्षिण का ना कभी भी अपने ना बाया तथा आपका ये नहीं करना है सॉरी। जैसे कि पश्चिम है आपका, पूरब, तो ये तो होगा नहीं ना, पश्चिम तो वैसे भी नहीं आएगा इनमें। क्या दाया होगा? नहीं होगा ना। बाया होता ना तो मैं बाया भी नहीं करता, बट इसके लिए ना दक्षिण के लिए ना और कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसका राइट आंसर क्या करूंगा? वाम करूंगा। ठीक है, तो दक्षिण का ना वाम भी होता है और उत्तर भी होता है, तो ये दोनों ही याद रखेंगे। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये क्या है? आपकी कहावत है। ये कहावतें भी हमसे कई बार पूछते हैं, यानी कि ऐसा लोकोक्तियाँ, ऐजा लोकोक्तियाँ, यानी कि जो कहावतें हो जाती हैं, प्रचलन में आ जाती है ना, उन्हें क्या, उनके अर्थ भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या है आपका? अज्ञानियों में ना अल्प ज्ञान वाले का भी सम्मान होना। तो ये होता है इसका मतलब, अज्ञानियों में अग, जो थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला होता है ना उसका भी बहुत ज्यादा क्या होता है? बोल वाला रहता है, उसको बोलते हैं। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? अब देखिए ना, थाली से बैंगन का क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो ये आपकी क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है। तो हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ये करते हैं हम आपका सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। जिसका कोई भी अपना सिद्धांत नहीं होगा ना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं एक शब्द में या मुहावरा क्या बोल देते हैं? किसका तो कोई अपना है ही नहीं, ये तो थाली का बैंगन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको बताना है कि जो बादल का क्या है ना, पर्यायवाची नहीं है। तो बादल के लिए ना हमने एक शब्द पढ़े थे, वैसे तो हमें जल के पता होते हैं कि जल के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीर करते हैं, बारी करते हैं यूज, तथा आपका और भी करते हैं, वर्ड सारे के सारे यूज करते हैं ना। किंतु जब बादल की बारी आती है ना, तो हमने पढ़ा था कि एक कॉमन वर्ड है द। जितने भी जल के होंगे ना, इन सभी के साथ क्या लगता है? यानी कि पानी के साथ क्या लगते हैं? जल होता है, नीर होता है, बारी होता है ना। इन सभी के साथ ना द लग जाएगा ना, तो वो किसके बन जाते हैं? पर्यायवाची बादल के बन जाते हैं। तो बादल के जैसे बनेंगे तो क्या बनेगा? जलद बनेगा, नीरद बनेगा। बारिश से क्या बन जाएगा? बारिद बनेगा। अब ये वाला बारिद बनेगा, ये वाला नहीं, ये तो आपका समुद्र के लिए यूज होता है। ठीक है, तो समुद्र के लिए ना याद रखेंगे कि धी लगता है, जल धी, नीर धी, आपकी बार धी। ठीक है, इस प्रकार से क्या लगते हैं? आपके जुड़ते हैं आपके समुद्र के लिए शब्द जुड़ते हैं। तो इस यहाँ पे क्या पूछा था कि जो बादल का पर्यायवाची नहीं है ना, तो वो क्या होगा? ये वाला
तो बादल को तो मेघ भी बोलते हैं ना, तो ये भी है आपका नीरद भी है, जलद भी है। तो जो द लगता है ना, तो वो आपके किसके पर्यायवाची बनते हैं, आपके बादल के बनते हैं। क्लियर है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अगर पहुंच गया है ना, तो आपकी कौन सी क्रिया का उदाहरण बनेगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका पहुंच गया। पहले मैंने बोला कि पहुंच और गया, मैंने बोला था ना अभी कि ये आपकी कैसी क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया तो है ना पहुंचना, दूसरी क्रिया क्या है, गया। तो दो क्रियाएं जब भी एक साथ आती हैं ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपकी संयुक्त क्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है एक क्रिया आई हो और उसके साथ एक और क्रिया आई हो, दोनों क्रिया मुख्य क्रिया का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब कर्ता ना खुद काम ना करते हुए ना किसी और से काम करवाए। जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे माता माता बेटी से खाना पकवाती है, बेटी से खाना पकवाती है। मैंने यहाँ पे बोला ना माता बेटी से खाना पकवाती है, यानी कि माता खुद काम ना करते हुए ना किससे करवा रही है, आपका बेटी से खाना पकवाती है। जैसे मैं अपना काम खुद ना करके रमेश से करवाता हूँ, तो वहां पर भी क्या आएगी, प्रेरणार्थक। खुद कार्य ना करते हुए किसी और को प्रेरणा दी जाए ऐसा काम करने की। द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पे दो कर्म आए। ठीक है, द्विकर्मक क्या होती है, जहाँ पे दो कर्म आए। दो कर्म कहाँ पे आते हैं, जैसे मैं बोलूंगा ना, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, दवा पिलाती है। द्विकर्मक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो कर्म आए। दो कर्म कब आएंगे, जब आपका एक क्या से आंसर दे रहा होगा और एक आपका किसको से आंसर दे रहा होगा। तो आंसर दे रहे होंगे बट क्वेश्चन किससे करेंगे, आप क्रिया से करेंगे। तो दवा पिलाती है, पिलाना मुझे क्या मिली, क्रिया मिली। इससे मैंने पूछा कि क्या पिलाती है, तो मेरा आंसर आया कि दवा पिलाती है। तो मुझे क्या का आंसर मिल गया, मैं दूसरा ढूंढूंगा कि किसको पिलाती है, तो रोगी को पिलाती है। तो मुझे दोनों ही आंसर मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिर आपका द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। संयुक्त क्रिया अभी हमने पढ़ लिया। पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां पे पहले एक क्रिया होगी ना, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है। जैसे मैं बोलूंगा ना, नहाकर पूजा पुजारी नहाकर पूजा करता है। तो पहले पुजारी नहाएगा ना, उसके बाद पूजा करेगा, कि वो नहाते नहाते पूजा करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो पहले नहाएगा ना, उसके बाद वो पूजा करेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये आपकी कैसी क्रिया है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को इतनी चीजें। तो ये जो आपका था ना यहाँ पे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो इस तरीके की होती है। पहुंच गया, एक क्रिया के साथ साथ ना दूसरी एक और क्रिया आई है। पहुंचना भी क्रिया होती है, गया भी एक क्रिया होती है, दोनों एक साथ आई हो ना, मुख्य क्रिया का काम कर रही हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं आपकी एज अ संयुक्त क्रिया का। तो इसका जो राइट आंसर बना ना, तो वो क्या बना, आपका सी बना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपने बतानी है। जैसे राम पत्र लिखता है, जैसे कि मैं बोलूंगा राम पत्र लिखता है, बट क्या लिखता है, मैंने क्वेश्चन किया ना, तो पत्र लिखता है, ये तो आपका कर्म आ गया। जिसमें कर्म आ जाए ना, वो आपकी क्या होती है, कर्मक क्रिया होती है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो हंसा रहा है ना, किसको हंसा रहा है, तो किसको से आंसर आ गया, तो ये भी तो आपका वही आंसर होता है ना, गोपाल को हंसा रहा है। वह जगवाता है, किसको जगवाता है, बालक को, तो ये भी आपकी कर्म क्रिया। गेहूं पिस रहा है ना, ऑटोमेटिकली पिस रहा है ना, मैंने बोला ना जो चीजें ऑटोमेटिकली होती है ना, वो चीजें क्या होती हैं, आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे मैं बोलूंगा ना कि सूर्य उगता है, या सूर्य आपका पूर्व से उगता है, पूर्व से उगता है, तो क्या उगता है, किसको उगता है, तो सूर्य मेरा आंसर नहीं होना चाहिए ना, क्या उगता है, तो आंसर मेरा बाकियों से नहीं मिल रहा है ना, कि किसको उगता है, कहाँ से उगता है, पूर्व से, कहाँ से आंसर आ रहा है ना। तो यानी कि ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। जो चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली होती है ना, जैसे मैं बोलूंगा पंछी उड़ते हैं ना, तो उड़ना क्या है, क्या उड़ना, किसको उड़ना, आंसर नहीं मिलेगा ना। उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये कौन सी क्रिया है, आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं। इस प्रकार से हमने आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो हमने क्या कर लिए हैं, एज अ सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर है सभी को चीजें। तो ठीक है, आपको अगले वाले इसमें मिलते हैं आपके मॉक 3 में। चलिए ठीक है।